Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग अखंड भारत देख रहे थे, जो हमारे भारत का अलग अलग टुकड़ा है जिसको हम आज टुकड़ों में देखते हैं, उसको अखंड भारत के रूप में हम अपने उस सारे प्रदेश को देखते हैं जितना बड़ा हमारा भारत पहले था। तो इसमें हमने अफगानिस्तान के पार्ट को देख लिया था, पाकिस्तान को भी अगली वीडियो में देख लिया था, और आज जो देखेंगे हम लोग वो है बांग्लादेश की बारी। और बांग्लादेश का जो मैप आप इस मैप में जो यहाँ बांग्लादेश देख रहे हैं, है ना, 1947 लिखा हुआ है, यह बांग्लादेश, इसी का मैप जो है हम बड़ा रूप में यहाँ बनाए हैं। मतलब कि ये बांग्लादेश जो कि यहाँ पर छोटा बना हुआ था, इसलिए इसको बड़ा फॉर्म में यहाँ पर बनाया गया है। मतलब यही मैप है, जस्ट यही मैप है। इसको आप बंगाल की खाड़ी समझिए, यहाँ म्यांमार है, ठीक है ना, और इस तरफ जो है आपका इधर जिस तरह यहाँ भारत का पार्ट है और ये म्यांमार है, और यहाँ आपका जो सबसे नीचे वाला ये वाला जो भाग है यह भारत का भाग है। चूंकि ये जो आप बंगाल है, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है इंडिया का है, तो ये जो सेवन सिस्टर्स वाला चीज़ है ये यहाँ पर, तो वो यहाँ पर है। मतलब क्या, यह इसी बंगाल को हमने यहाँ बड़ा करके दिखाया है। और बंगाल के जो फेमस जगह हैं जिसमें कि आपका रंगपुर है, ये हमको लग रहा है कि आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए मित्र। जब तक DSLR नहीं आता है तब तक थोड़ी परेशानी है, इसी फ़ोन में करना पड़ेगा। और हमारे साथ मजबूरी भी है और कहावत भी है कि साधन जितना हो उतना में ही काम को स्टार्ट करना चाहिए, फिर आगे जो होगा, है ना, आगाज कर दीजिए, अंजाम देखा जाएगा। तो हम फ़ोन में ही शूट कर रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि आपको ये नहीं दिखना होगा। ये रंगपुर लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं इसको। ये बंगाल का भाग है, जो रंगपुर एक जगह है बंगाल में। ये राजशाही है, ये खुलना है, KHUILNA, खुलना। ये बारिसल है, BARISL, ये बारिसल पार्ट है। ये जो रेड पॉइंट है ये जगह है और बगल में उसका नाम लिखा गया है। ये मैमनसिंह डिस्ट्रिक्ट है, ऊपर में जो मैमनसिंह जिला है, मैमनसिंह जो है वो जिला है बंगाल का, जो कि आपका असम की सरहद से ऊपर भारत से मिलता है, जिसमें कि हमने पागल विद्रोह पढ़ाया है। पागल विद्रोह वो यही मैमनसिंह जिला में बंगाल में हुआ था। और यहाँ पर जो ये कॉर्नर में है ये आपका SYLHET, ये साहेल हेट है। और यहाँ जो आपका ये वाला पॉइंट है ये चित्तागंग है, चित्तागंग। तो ये जो पार्ट है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बीच में जो है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो अगर इस मैप को उठा करके यहाँ रखें, क्योंकि यही मैप यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम सब अलग अलग जगह को नहीं दिखा पाते, इसलिए यहाँ पर बड़े रूप में बस समझिए कि इसको जूम कर दिया गया है। तो यहाँ हमने इसको रखा है। ये हो गया कि बांग्लादेश का सारा पार्ट जो आप देख पा रहे हैं। अब हम बांग्लादेश के इतिहास के बारे में, बांग्लादेश से जुड़ी हुई बहुत सारी बात जानेंगे। आपसे ये आग्रह है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कंटेंट बहुत दमदार है और ये लंबा वीडियो होगा, ये हम जान रहे हैं, क्योंकि लंबा कंटेंट है, उसको रखने में समय तो लगेगा ही। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अच्छा जानकारी चाहिए बांग्लादेश का तो जरूर रहिएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यह देश जो है बंगाल की खाड़ी के सर्वोच्च स्थान पर है। आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है ये सब बंगाल की खाड़ी है। यहां से आप इसका स्टार्ट कर दीजिए और ये वाला पूरा भाग इसके नीचे जो है ये पूरा बंगाल की खाड़ी, ये सभी क्या है, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। ये सब बंगाल की खाड़ी है। जहां जहां हम ये कर रहे हैं, ये पानी का साइन जहां जहां वाटर जैसा मारा है, ये सब बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी के जस्ट ऊपर पे है ना, तो यह देश बंगाल की खाड़ी में सर्वोच्च स्थान पर है। यह बंगाल की खाड़ी और सबसे ऊपर स्थान पर कौन है, बांग्लादेश। तो क्या कहेगा कि यह देश जो है बंगाल की खाड़ी के सर्वोच्च स्थान पर है, जिसको बांग्लादेश कहते हैं। यह देश आपका बांग्लादेश है ना। इसका उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत से मिला हुआ है। इस मैप का उत्तर पूर्व और पश्चिम देखिए, अगर इसको देखिएगा तो इस बांग्लादेश का उत्तर कौन सा हो गया, ऊपर तरफ, ये नॉर्थ वाला पार्ट यहाँ, मतलब इधर ऊपर, तो यह भी भारत का पार्ट है ना, उत्तर हो गया। फिर देखिए आप इस तरफ आइए, यहाँ नीचे दक्षिण तो आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। इधर पूरब भी इंडिया है, यहाँ इंडिया का सरहद है, यहाँ पर आप जान लीजिए इंडिया हो गया। और पश्चिम में भी भारत है। मतलब बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से हमारे देश से घिरा हुआ है। इसका जो सीमा है आप देखिए, उत्तर में भी बांग्लादेश, उत्तर में भी भारत, पूरब में भी भारत से जुड़ा हुआ है और पश्चिम में भी भारत से जुड़ा हुआ है। सिर्फ नीचे वाला पार्ट है जो आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ खुला हुआ है, बाकी तीनों तरफ से ये भारत से घिरा हुआ है। तो इसका उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमा जो है भारत से मिलती है। दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार से मिलती है। दक्षिण पूर्व सीमा कौन सा हो गया, पहले ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, तो ये दक्षिण वाला, और दक्षिण पूर्व मतलब इस तरफ वाला, क्योंकि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो दक्षिण पूर्व जिला जो है ये म्यांमार, बर्मा जो है, ब्रह्मदेश इसको बोलते हैं, इससे मिला हुआ है। अब इसकी बारी भी है, बांग्लादेश के बाद म्यांमार के इतिहास को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये आपका दक्षिण पूर्व एरिया जो है यह आपका म्यांमार से जुड़ी हुई है। किसकी, तो यह बांग्लादेश के बारे में है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, ये तो आप देख ही लिए, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश और भारतीय राज्य
पश्चिम बंगाल एक बंगाली भाषा अंचल बंगाल है। यह जो आपका बंगाल का क्षेत्र जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है अपना, है ना, यहाँ पर आपका जो हम लोगों का पश्चिम बंगाल कोलकाता है और यहाँ पर ये बंगाल है, तो यह दोनों की जो भाषा है वह सेम है और ऐसी मानी जाती है। लगभग भारत का जो पूर्वी इलाका है उसका लगभग भाषा जो है बंगाली थी, ऐसा जो है माना जाता है ना। तो बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल एक बंगाली भाषा अंचल बंगाल है जिसका ऐतिहासिक नाम बांग्ला है। इसका पश्चिम बंगाल जो यहाँ पर कोलकाता है, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, यह जो है पूरा मिला करके क्या था, एक बांग्ला क्षेत्र था, एक बंगाल था। इसी से टूट करके जो है ये आपका पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ और बाद में 71 में स्वाधीन होकर के यह एक बांग्लादेश अलग राष्ट्र बना। खैर वो बातें अभी आएगी, अभी हम इसमें सब कुछ जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए, 170 मिलियन जनसंख्या के साथ जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। कि जनसंख्या कैसा है, 8वां, है ना, याद रखिएगा। बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। कितना जनसंख्या है, 170 मिलियन, है ना, 170 मिलियन यह जो है इसकी आबादी है। बांग्लादेश की आबादी कितनी है, 170, और इसके साथ ही यह बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बांग्लादेश का स्थान 93वां है, मतलब 93वां स्थान है। किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बांग्लादेश का स्थान कितना है, 93 है, मतलब 92 कंट्री इससे आगे है और 93 स्थान क्षेत्रफल में किसका है, बांग्लादेश का है। आप देख पा रहे हैं बहुत छोटा क्षेत्रफल है, बहुत छोटा भूभाग है ना, जो पूर्वी पाकिस्तान था बाद में बांग्लादेश हुआ, तो ये 93वां स्थान है इसका। और एशिया की जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा, एशिया की जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, एशिया की जनसंख्या की दृष्टि से 5वां जो है सबसे बड़ा देश है। 5वां मतलब इससे पहले जो है 4 बड़ा देश है, 5वां सबसे बड़ा देश, है ना। तो यह भी याद रखिएगा, एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से, किससे, यह 5वां सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, ये ध्यान रखिएगा। एशिया में 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि देश कौन सा है, तो आपका बांग्लादेश है। इसके पहले एशिया में 4 और कंट्री है जिसका जनसंख्या सबसे ज्यादा है, भारत, चीन वगैरह आप जानते ही हैं, जो बाकी 4 में, और 5वां स्थान किसका है, बांग्लादेश का है, ठीक है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है ये, मुस्लिम जनसंख्या की आबादी से, ना, मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा देश है। कौन सा है, तीसरा देश। इसके अगर मुस्लिम जनसंख्या देखी जाए तो इससे ज्यादा, है ना, किससे, बांग्लादेश से ज्यादा मुस्लिम जो है वो भारत में है, बांग्लादेश से ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान में है। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरा स्थान अगर मुस्लिम आबादी में किसी का है तो वह किसका है, बांग्लादेश का। इसलिए मुस्लिम आबादी में इसका स्थान तीसरा रखा गया है, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बाद तीसरा। आधिकारिक बंगाली भाषाएं, जो बांग्ला भाषा है, जो बंगाल की आधिकारिक भाषा है वो बांग्ला है ना। तो आधिकारिक बंगाली भाषा दुनिया में 7वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 7वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बांग्ला, जो आधिकारिक भाषा है किसका, बांग्लादेश का। तो याद रखिएगा, आधिकारिक बंगाली भाषा दुनिया में 7वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है जो बंगाल की है। तो यह सब पॉइंट जो है हम लोग बंगाल के बारे में देख रहे हैं, है ना, जिसका, और ये 7वीं भाषा जो था इसका उपयोग बांग्लादेश में तो होता ही है, बांग्ला में, साथ ही कुछ और क्षेत्र है इससे जुड़ा हुआ भारत का भी जहां की यह भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है। सबसे पहला क्षेत्र तो असम हो जाएगा, जो इसे सटा हुआ है ऊपर में, है ना, ये वाला पार्ट जो है असम का है ना, भारत का जो पार्ट असम है, तो इसका असम में, पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में, ये 3 स्टेट जो भारत का भी है ना, असम, पश्चिम बंगाल जिसको आप कोलकाता बोलते हैं अभी, और त्रिपुरा, यह तीनों स्टेट जो है भारत का, इसमें बांग्ला भाषा बोली जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बोली जाती थी। यह जो है चूंकि बांग्लादेश वाला क्षेत्र था, बांग्लादेश के अगल बगल का स्टेट है ना, जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, यह सब इसके करीबी क्षेत्र है, इसलिए जो है यहाँ पर आपका बांग्ला बोली जाती है। त्रिपुरा इस जगह पर है ना, भारत के मैप में त्रिपुरा, यहाँ असम और यहाँ पश्चिम बंगाल, तो इसलिए ये चूंकि एरिया बांग्लादेश के करीब का, इसलिए यहाँ पर बांग्ला बोली जाती है। अब है बांग्ला, जो बांग्लादेश है ना, इसकी सभ्यता, इतिहास बहुत पुराना इतिहास है बांग्लादेश का। जिस प्रकार हमने पाकिस्तान का देखा, अफगानिस्तान का देखा, उसी प्रकार बांग्लादेश का इतिहास भी बहुत पुराना है। और आज के भारत का अधिकांश पूर्वी क्षेत्र कभी बंगाल के नाम से जाना जाता था। जो भारत का अधिकांश पूर्वी क्षेत्र है, मतलब यह अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है, ये अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश के नाम से, जो है बंगाल के नाम से जाना जाता था। ये तो पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल बाद में हुआ। जब सोचिए कि दोनों साथ में होगा और भारत का पार्ट होगा तो ये कितना बड़ा होता होगा। तो उस समय जो है भारत का ये पूर्वी प्रांत जो था वो बंगाल के नाम से जाना जाता था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में आधुनिक सभ्यता की शुरुआत 700 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? 700 ईसा
पूर्व में। यह जो है ना 700 ईसा पूर्व, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ में ये बात कहती है कि यहाँ पर जो है आपका विकास जो हुआ है ना, आधुनिक सभ्यता की शुरुआत जो हुई वह 700 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर माना जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में माना जाता है। यहाँ की प्रारंभिक सभ्यता पर बौद्ध और हिंदू प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यहाँ का जो आप देखिएगा तो बौद्ध और हिंदू प्रभाव जो है यहाँ की सब यहाँ के जो आपका वास्तुकला लोग चीज़ें बनी हुई है, मंदिर वगैरह जो बनी हुई है, उसमें आपको इसका स्थान जो है साफ देखने को मिलेगा। किसका? तो आपका जो बौद्ध है और जो हिंदू है, इसका जो है आपको वहाँ पर प्रमाण मिल जाएगा, है ना। बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। उत्तरी बांग्लादेश में स्थापत्य के ऐसे हजारों अवशेष अभी भी हैं, हजारों अवशेष जो है इस तरह का अभी भी मौजूद है। कहाँ पर? तो उत्तरी बांग्लादेश, ये जो रंगपुर और मैमनसिंह वाला जो जिला है ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो उत्तर है, नॉर्थ है यहाँ पर बांग्लादेश का, है ना। तो इस उत्तर तरफ में अगर आप जाइएगा, यहाँ पर अभी भी जो है बहुत सारा अवशेष जो है आपको स्थापत्य कला का, ऐसे हजारों अवशेष जो है आपको हिंदू और बौद्धों का मिल जाएगा। कहाँ पर? बांग्लादेश में। क्योंकि देखिए यह क्षेत्र तो पहले हिंदू प्रधान क्षेत्र ही था, चाहे अफगानिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, या बांग्लादेश की बात कर लें, या आपका ब्रह्मदेश म्यांमार की बात कर लें। क्योंकि पार्ट जब भारत का था और उसमें हिंदू आबादी सब में थी, लेकिन फिर हिंदू के बाद जो है बौद्ध वर्चस्व में आए और बौद्ध का रहा, फिर बौद्ध के बाद इस्लाम आया। तो ये इस तरह से जो है वो चीज़ें बदलती चली जाती है समय के साथ, ठीक है। बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो 13वीं शताब्दी में इसका इस्लामीकरण जो है शुरू हुआ। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा? तो 13वीं शताब्दी में बंगाल का इस्लामीकरण जो है मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा। किसके? तो मुगल साम्राज्य का, मुगल व्यापारी जो आना है शुरू किया यहाँ पर, है ना। मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा 13वीं सदी में से जो है इसका इस्लामीकरण आरंभ हो गया और 16वीं सदी तक बंगाल एशिया की प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र बन गया। 16वीं सदी में क्या हो गया? 16वीं सदी में जो आपका बंगाल है यह एशिया का, है ना, यह 16वीं सदी में बंगाल एशिया का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र बन गया। प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र मतलब कि व्यवसाय जो है यहाँ पर होना शुरू हो गया। और ये सिर्फ एक कंट्री का नहीं, ये पूरे महादेश का, एशिया महादेश का सबसे ज़्यादा जो है व्यावसायिक क्षेत्र 16वीं सदी में कौन बन गया? तो बंगाल बन गया। यहाँ से याद रखिएगा 13वीं सदी में मुगल व्यापारी आए और यहाँ इस्लामीकरण स्टार्ट किया और 16वीं सदी में एशिया का सबसे जो है बड़ा व्यापारिक क्षेत्र जो है बंगाल आपका होना शुरू हो गया, है ना। और यूरोप के व्यापारियों का आगमन इस क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में हुआ। यूरोप के, है ना, 15वीं शताब्दी में किसका हो गया? तो यूरोप के व्यापारियों का, है ना। जो यूरोप के व्यापारी थे वह सब भी यहाँ पर आना शुरू कर दिए। कब? तो 15वीं शताब्दी में, ठीक है ना, यहाँ आना शुरू कर दिया। और इसके बाद और अंततः 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी आगमन यहाँ पर हो गया। कब? 16वीं सदी में। आप जानते ही हैं 16वीं सदी में जो है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ चुकी थी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही तो सारा चीज़ का जड़ है। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर धीरे धीरे प्रभुत्व बनाते बनाते अंग्रेजों ने क्या किया? पूरे भारत पर प्रभुत्व जमा लिया। तो 16वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जो है द्वारा यहाँ पर प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी आते आते, याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी आते आते जो है आपका, है ना, पूरा क्षेत्र जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया और धीरे धीरे पूरा भारत जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में आता चला गया। अंग्रेज के नियंत्रण में, ओरिजिनल अंग्रेज का नियंत्रण जो है वह 18वीं शताब्दी में हुआ है ना। जो आप प्रथम विद्रोह सुनते हैं 1857 की क्रांति जो है वह भी आपका प्रथम क्रांति, तो वह जो है 18वीं शताब्दी में यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आना शुरू हो गया। कौन? तो यह जो बंगाल का क्षेत्र था, बंगाल के साथ पूरे भारत में धीरे धीरे अंग्रेज जो है छाने लगे। जब संविधान, है ना, जब स्वाधीनता आंदोलन के फलस्वरूप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, ये बात आप जानते ही हैं। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और इससे पाकिस्तान अलग हो गया, भारत का विभाजन हो गया। उसी समय जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वह भारत से अलग हुआ और उसमें पाकिस्तान तो अलग हुआ ही साथ 1947 में भी बांग्लादेश तो बाद में कहा जाए, 71 के बाद बांग्लादेश कहेंगे इसको, लेकिन जिस समय ये अलग हुआ था उसमें इसको क्या पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान तो आज वही पाकिस्तान है जो है, और ये जो है पूर्वी पाकिस्तान था क्योंकि यह बांग्लादेश भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, इसलिए उसमें जो भारत का विभाजन का कारण था धर्म के आधार पर, धर्मगत आधार पर दो अलग अलग कंट्री का बंटना था। तो यहाँ पर जो है आपका बांग्लादेश भी जो आपका 1947 में अलग हो गया। तो एक तो पश्चिमी पाकिस्तान हो गया जो आज भी पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था यह हो गया, और यहाँ से जो है आपका वह बाद में 16 दिसंबर 1971 को उससे भी अलग हुआ, किससे? पाकिस्तान से। तो तब तक तो इसको पूर्वी पाकिस्तान ही कहा जाना
चाहिए, ठीक है ना। स्वाधीनता आंदोलन के वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, तब से राजनीतिक कारणों से भारत को हिंदू बाहुल, है ना, और भारत और मुस्लिम बाहुल पाकिस्तान में विभाजित हो गया। तो जो हिंदू बाहुल क्षेत्र था वो भारत हो गया, और जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वो उसका पाकिस्तान हो गया। ये इधर पूर्व तरफ में हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान हो गया, पश्चिम में हुआ तो ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, जो आज भी पाकिस्तान है। भारत विभाजन के बाद बंगाल भी 2 हिस्से में बंट गया। इसके हिंदू बाहुल क्षेत्र भारत के साथ रहा और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो यह बंगाल में भी जो हिंदू बाहुल क्षेत्र था वह तो अपने पश्चिम बंगाल कोलकाता में आ गया। वो बंगाल का ही हिंदू आबादी वहां पर ज़्यादा थी, इसलिए वो कटा नहीं, वह भारत का हिस्सा रह गया। और उसी बंगाल में जो मुस्लिम एरिया था वो कटा और पूर्वी पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना। तो यही है, और मुस्लिम बाहुल इस इलाका जो है पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना भी जाने लगा। जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र को बुरी तरह से झकझोर रखा था। आपने पागलपंथी विद्रोह को देखा था जो इसी क्षेत्र में मैमनसिंह जिला में हुआ था, हमने पढ़ाया है पागलपंथी विद्रोह को। तो उस तरह वहां पर भी जो है जमींदारी प्रथा के कारण जो है वहां के लोगों को बहुत ज़्यादा अत्याचार सहना पड़ता था। तो वही बात कह रहा है कि जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र को बुरी तरह से झकझोर रखा था। इसके खिलाफ 1950 में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। कब हुआ? 1950 1950 में जमींदारी प्रथा के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, है ना। 1952 के साथ बंगाल भाषा का आंदोलन भी आरंभ हुआ। ये तो जमींदारों के खिलाफ, और 1952 में जो है बांग्ला भाषा, है ना, जो आपका बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ एक बड़ी आंदोलन को दिशा मिली, है ना, और बांग्लादेशी गणतंत्र के और जो है वह आंदोलन बढ़ा। तो यहाँ से 1950 और 1952 से जो है धीरे धीरे बांग्लादेशी आंदोलन की ओर बढ़ने लगा। पहले जो है वो आपका जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था, ठीक है ना। इस आंदोलन के फलस्वरूप बंगाल भाषियों को उसकी भाषाई अधिकार मिल गया। यह जो 1952 में जो आंदोलन किया, इसके बाद किया गया उसको भाषाई आधार पर जो है 1952 में उसको भाषाई आधार पर एक बड़ी आंदोलन, उनकी भाषाई अधिकार मिल गए। और 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्व बंगाल का नाम बदल दिया। देखिए अब यहाँ पर जो है 1955 में, पहले तो ये पूर्वी बंगाल था, 1955 में पाकिस्तान ने क्या किया, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो बंगाल था उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा कब किया गया? तो 1955 में। याद रखिएगा बच्चों, भाई दोस्तों, कि 1955 में जो आपका बंगाल क्षेत्र है ना, पूर्वी बंगाल, उसका नाम क्या रख दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान। और ये किसने रखा? तो जो पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात जो आज का पाकिस्तान है, उन्होंने इसका नाम 1955 में क्या रख दिया, तो यह इसका नाम बदल करके पूर्व बंगाल का नाम बदल करके क्या कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान कर दिया था। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हुई। यह जो सबसे पहले जो पूर्वी बंगाल था, यहाँ पर 2 बंगाल है, एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल तो कोलकाता अपना वाला हो गया, और ये पूर्वी बंगाल हुआ। पूर्वी बंगाल का नाम पाकिस्तान ने कब रख दिया? 1955 में। और यही 1955 में जो नाम रखा गया, यहीं से कहानी शुरू होती है किस चीज़ की, एक बहुत बड़े जो है आप समझ सकते हैं, आगे आपको मिलेगा, बहुत बड़ी त्रासदी से लोगों को गुजरना पड़ा। यह जो 1955 में पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल का नाम बदला और पूर्वी पाकिस्तान रख दिया, और यहीं से इसका दमन शुरू हो गया। किसका? तो यह जो पूर्वी बंगाल था, इसका दमन शुरू हो गया किसके द्वारा? तो पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, है ना। उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हो गई। आप यहाँ हम उपेक्षा और दमन लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। अब हम कहानी बताएंगे कि कैसे इसका दमन किया गया पूर्वी पाकिस्तान का, ठीक है, हो गई। और 70 का दशक आते आते तनाव चरमोत्कर्ष पर हो गया। 70 का दशक आते आते, है ना, 70 का दशक आते आते तनाव क्या हो गया, चरम पर हो गया, चरमोत्कर्ष कर हो गया, है ना। बहुत ज्यादा तनाव जो है इसके बीच में होना शुरू हो गया। पाकिस्तानी शासक याह्या खान द्वारा लोकप्रिय आवामी लीग, अब हम इसको मिटाएंगे। जो पाकिस्तानी शासक याह्या खान थे, कौन थे? याह्या खान, याद रखिएगा ये सब, है ना, याह्या खान। यह जो याह्या खान था, ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति था। क्या था? राष्ट्रपति, है ना। पाकिस्तान मतलब कौन सा? जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो अभी पाकिस्तान है। तो याह्या खान जो था, यह पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, और इसके द्वारा जो एक लोकप्रिय दल था, है ना, बंगाल का, वह था आवामी लीग। क्या था? आवामी लीग, है ना, आवामी लीग। और इस आवामी लीग के जो नेता थे वो थे आपका शेख मुजीब उर रहमान। शेख मुजीब उर रहमान। अब यहाँ से कहानी ओरिजिनल जो है इसका स्टार्ट होता है। शेख मुजीब उर रहमान जो है इस यहाँ के आवामी लीग के नेता थे, और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाएगा। यह जो आवामी लीग था,
यह जो पूर्वी बंगाल था या जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहें, ये यहाँ का सबसे बड़ा दल था और चुनाव जो है ये लड़ती थी। आवामी लीग जो है यहाँ के लोगों को एकजुट करने में और यहाँ का जो पहचान के रूप में कोई दल था तो वह आवामी लीग थे और इसके नेता जो थे शेख मुजीब उर रहमान, यह जो है यहाँ के नेता थे। और याहिया खान जो था यह पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, पश्चिमी पाकिस्तान का। तो इन लोगों ने, याहिया खान लोगों ने, इन लोगों ने क्या चाहा कि यह जो आवामी लीग की यहाँ जो जो पूर्वी पाकिस्तान है यहाँ पर शोषण करना शुरू करें और यहाँ के लोगों का दमन करना शुरू करें। मतलब जैसा हम चाहें वैसा। एक तो जबरदस्ती 1955 में इसका नाम बदल दिया और नाम बदल करके क्या किया, पूर्व बंगाल का नाम बदल के क्या कर दिया, तो पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। यह बाय जबरदस्ती किया गया। ऐसा समझिए कि इस नाम को जबरदस्ती पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया और उसमें याहिया खान जो है उस राष्ट्रपति का भी हाथ है और आवामी लीग के नेताओं को प्रोत्साहित करना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। अब यहाँ से शेख मुजीबुर रहमान जो है वो लीडर हो गए आवामी लीग का और उन्होंने यहीं से जो है आपका बांग्लादेश का समझिए एक तरह से खेल होना शुरू हो गया। और उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वह है आपका भुट्टो, है ना, जो भुट्टो है वह उसका आपका है ना जुल्फिकार भुट्टो, यह जो है यहाँ का प्रधानमंत्री था, जुल्फिकार भुट्टो, है ना। ये जुल्फिकार भुट्टो कौन है, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। इन लोगों ने, याहिया खान, जुल्फिकार भुट्टो ने, इन लोगों ने सब ने मिल करके पूर्वी पाकिस्तान का दमन करना चाहा, है ना। देखिए पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। कब का चुनाव, 1970 का चुनाव। 1970 का चुनाव में क्या हुआ, जो एक पार्टी थी जुल्फिकार भुट्टो की, इस जो जुल्फिकार भुट्टो की पार्टी था इसका नाम था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पीपीपी, है ना, पीपीपी। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो था, अभी हम इसको बताएंगे आपको बढ़िया से। इसका अगर आप कहिएगा 4 अप्रैल आपका इसका 30 नवंबर 1967 को, है ना, पीपीपी जो पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी थी, 30 नवंबर, है ना, 1967 को इस पार्टी का गठन किया गया था। 30 नवंबर 1967 को जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा जो है यह पार्टी गठन की गई थी, पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल पार्टी, जो आज भी पाकिस्तान में है। और इसी किसके द्वारा, जुल्फिकार भुट्टो के द्वारा। जुल्फिकार भुट्टो चूंकि बहुत बड़े जमींदार और बहुत रईस व्यक्ति थे, उन्होंने ही इस पार्टी की स्थापना की थी। और बाद में जुल्फिकार भुट्टो की, आप जानिएगा, इसको फांसी दिया गया। बाद में इसी की भुट्टो जो है, इसी की बेटी जो है वो बेनजीर भुट्टो है, जिसकी हत्या बाद में हुई। खैर अभी थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। ये जुल्फिकार भुट्टो जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के आपका कह सकते हैं प्रधानमंत्री बना पाकिस्तान का, और 30 नवंबर 1967 को इस पार्टी को इन्होंने बनाया था, है ना। इसकी बेटी थी बेनजीर भुट्टो, जो आप जानते ही हैं, इसका नाम आपने सुना होगा जरूर ही, बेनजीर भुट्टो, इसकी बेटी। खैर इसको जो जुल्फिकार भुट्टो था, इसको तो 4 अप्रैल 1979 को फांसी की सजा हो गई थी। कब हुई थी, 4 अप्रैल, है ना, 1979 को, 1979। अभी हम बताएंगे इसका कारण, है ना। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे पीपीपी के, उसको फांसी की सजा हो गई। और इसके बाद जो है ना, बाद में, बहुत दिन के बाद में बेनजीर भुट्टो जो इसकी बेटी थी, वह जो है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनती है बाद में, उसी पार्टी से, पीपीपी पार्टी से। और इसका हत्या जो है 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में कर दिया गया। 27 दिसंबर 2007 को, कहां पर, रावलपिंडी में। यह जो है रावलपिंडी में इसकी हत्या हो जाती है। किसकी, बेनजीर भुट्टो की, जो जुल्फिकार भुट्टो की बेटी थी। अभी कहानी, अभी सिर्फ हम आपको हल्का फल्का पात्र बता रहे हैं, अभी स्टोरी बाकी है। तो 1970 का चुनाव जो है बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान, है ना, जो 1970 के चुनाव में 2 दल लड़ा। एक दल था आपका पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके लिए कि खड़ा था कौन, जुल्फिकार भुट्टो। यह जुल्फिकार भुट्टो की पार्टी थी। इसी तरह से आवामी लीग जो था, यह शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी। तो अब समझिए 1970 के चुनाव में बांग्लादेश में 2 दल लड़ा। एक लड़ा पश्चिमी पाकिस्तान से, जो आपका जुल्फिकार भुट्टो की पार्टी थी, पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और एक थी आवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी। दोनों में चुनाव हो गया। अब चूंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से ये जो आवामी लीग की पार्टी थी, ये बहुत ज्यादा बहुमत से जीत जाती है। अर्थात शेख मुजीब उर रहमान की पार्टी जो है बहुत ज्यादा पद से जीत जाती है।
और वहां सरकार बनाने के लिए वो काबिल हो जाती है। लेकिन होता क्या है, ये जो याहिया खान है और जो जुल्फिकार भुट्टो है, इन दोनों, ये दोनों ने मिलकर खेल कर दिया। याहिया खान और जुल्फिकार भुट्टो ने, उन्होंने इस परिणाम को, जो चुनाव में लड़ा गया, उस जो परिणाम आया जीत का, किसका आया, आवामी लीग के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान की, तो उसको जो है मतलब कि उस परिणाम का वैल्यू ही नहीं देने लगा। उल्टे क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के जेल में डाल दिया गया और उस चुनाव का कोई मकसद ही नहीं, उसका मतलब उसके परिणाम का कोई मतलब ही नहीं रहने दिया। अब बताइए ये यहाँ पर क्या है, ये जो है जनता का आदेश का उल्लंघन है। तो अगर आपको वही करना था तो आप कर देते, चुनाव क्यों कराया? और चुनाव कराया तो फिर आवामी लीग बहुत ज्यादा पार्टी से बहुत ज्यादा सीटों से जीत रही थी, तो उसने क्या किया, इसको जेल में डाल दिया। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को। और इसी के विद्रोह में जो है, इसी बात को लेकर के बंगाल में विद्रोह होता है कि हमने अपने नेता को चुनाया, अपने नेता को बन के बनाया, और आप उसको मतलब कि इस परिणाम का वैल्यू आप क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। अब वैल्यू, अब यहां बात उठती है कि याहिया खान जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति था और जो जुल्फिकार भुट्टो प्रधानमंत्री था, इन दोनों ने उसको उस परिणाम का वैल्यू क्यों नहीं दिया? उसके पीछे लॉजिक ये था, वो ये कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा जगह हो जहां का कि प्रधानमंत्री बंगाली बने, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो एक बंगाली थे, बंगाल से थे। देखिए धर्म दोनों का ही इस्लाम था, लेकिन भाषा के तौर पर, है ना, दोनों भाषा के तौर पर कहा जा सकता है, और जाति के तौर पर दोनों अलग अलग था, लेकिन दोनों का धर्म इस्लाम ही था। लेकिन उसके बावजूद भी याहिया खान और जुल्फिकार कभी नहीं चाहते थे कि वहां का प्रधानमंत्री जो है ये आवामी लीग का जो शेख मुजीबुर रहमान बने, और जबकि सत्ता जीतने का जो था इलेक्शन में, वह जीता तो शेख मुजीबुर रहमान ही था, लेकिन वो चाहता ही नहीं था कि ये बने। अब तो बात समझ में आ गई कि लफड़ा क्यों हुआ, यहीं पर जो है दोनों में टकराव हुआ और खून की नदी जो है बंगाल में बह गई, है ना। अभी आपको आगे बताएंगे, इसमें हम आगे आएगा बात, ठीक है। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। दो पार्टी, आवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की थी, जिसको एएल पार्टी, आवामी लीग को एएल पार्टी कहा जाता है, और जो जुल्फिकार की पार्टी थी पीपीपी कहा जाता है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है, इसको नाम दिया गया था, है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो की। जुल्फिकार भुट्टो या जुल्फिकार अली भुट्टो नाम था। राष्ट्रपति याहिया खान और जुल्फिकार भुट्टो नहीं चाहते थे कि बंगाली पाकिस्तान का राष्ट्रपति बने, है ना। पूर्वी पाकिस्तान की 169 से 167 सीट, देखिए 169 से 167 सीट जो था, ये पूर्वी पाकिस्तान का, है ना, मुजीब की पार्टी को मिली। ये मुजीबुर रहमान की पार्टी जो आपका एएल है, आवामी लीग, इसको मिली, है ना, 169 से 167 सीट इसको मिली, ठीक है। पाकिस्तानी संसद में मुजीबुर रहमान की सरकार बनाने के लिए जबरदस्त वो बहुमत मिला, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को यह गवारा नहीं हुआ, है ना, कि मुजीबुर रहमान जो है यहाँ का शासक बने। अब जो वहाँ का सैन्य था पाकिस्तान का, पश्चिमी पाकिस्तान का जो सैनिक लोग था, वो लोग भी चाहता था नहीं बने, और वहाँ का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो चाहता ही नहीं था कि ये बने। इसलिए क्या हुआ, यह मतभेद शुरू हुआ, ठीक है ना। पाकिस्तान की सरकार ने इस परिणाम को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान सरकार के इस निर्णय के बाद दंगे भड़क गए, और यही इस निर्णय को नहीं मानने के कारण ही क्या हो गया, दंगा भड़क गया। कहां पर भड़क गया, तो दंगा भड़क गया पूर्वी पाकिस्तान में, है ना, पूर्वी पाकिस्तान में दंगा भड़क गया। मुजीबुर रहमान के इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ धोखा दिया कि चुनाव में लड़ा भी दिया, और जब जीत गया तो फिर उसके बाद उसको सीट भी नहीं दिया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो यह क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान के साथ तो उन्होंने ज्यादती की, कहा जा सकता है बदमाशी किया, उसके साथ गलत किया। तो इसलिए जो है शेख मुजीबुर रहमान को चाहने वाले लोग, जो आवामी लीग के पार्टी, जो ओरिजिनल पूर्वी बंगाल के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, वह जो है इसके समर्थन में उतर गए शेख मुजीबुर रहमान के, और इसमें वो समर्थन में उतरे। और इधर से जो है पश्चिमी पाकिस्तान, जो ओरिजिनल पाकिस्तान है अभी, यहाँ का राष्ट्रपति याहिया खान और जुल्फिकार भुट्टो और यहाँ की सेना, इन सब ने मिलकर के उस दंगा को दबाने का प्रयास किया। अर्थात जो आपका पूर्वी बंगाल है या पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं, वहां पर जो है सेना को भेज दिया, और उस सेना ने वहां मानवाधिकार का इस तरह उल्लंघन किया, इस तरह से बर्बाद किया पूर्वी बंगाल को, कि अगर मैं रात भर भी बोलता रहूं तो वो कम पड़ जाएगा। उसकी बर्बादी को कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने 563 से ज्यादा महिलाओं को पहले ही दिन कहा जाता है कि वहां से बंदी बना लिया, और उसके साथ ऐसा अन्याय किया, जघन्य अन्याय किया। मतलब वो पाकिस्तान की सैनिक जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पूर्वी बंगाल में आई इस चीज को, दंगा को दबाने के लिए, या जो समझ सकते हैं वहां दंगा भड़काने के लिए, जो कहिए, तो घनघोर पाप किया वहां पर। और उसमें क्या हुआ, वहां से बहुत सारा जो है शरणार्थी भाग करके भारत में आना शुरू किया। खैर अभी वो सब चीजें आएंगी, है ना। हो गया, लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान की सत्ता में प्रतिष्ठित
है ना, प्रतिष्ठा ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना बुला लिया। अब यहाँ पर जो विद्रोह उठा पूर्वी पाकिस्तान को, इसको कुचलने के लिए क्या किया, सेना बुलाया। अब वह सेना भी तो पाकिस्तान की थी, वह जानबूझ के इसका और विक्रस करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश में खून की नदियां बह गई, लाखों बंगाली मारे गए। खून की नदियां बहने का मतलब समझते ही हैं, और लाखों बंगाली जो है वहां पर मारे गए। और 1971 में खूनी संघर्ष में 10 लाख से अधिक बांग्लादेश शरणार्थी पड़ोसी देश भारत में आ गए। कितना, 10 लाख से ज्यादा लोग ये जो है वहां से बंगाल छोड़ के, पूर्वी बंगाल छोड़ के भारत में घुसना शुरू कर दिया। 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी था, है ना, इतना ज्यादा शरणार्थी जो है भारत में घुसना शुरू किया। अब इतना शरणार्थी अगर एक बार में भारत में घुसेगा तो भारत सरकार की भी टेंशन होना स्वाभाविक बात है कि इतने लोगों को वो कहां पर जगह दे। 10-10 लाख लोग घुसना कोई आसान बात तो नहीं था, लेकिन क्या करेगा, पूर्वी बंगाल में जान का डर था। यहाँ पर जो है दंगा शुरू हो गया, खून की नदियां बहना शुरू हो गई, बंगाली को मारना काटना शुरू कर दिया। किसने, तो यह जो पश्चिम बंगाल, जो आपका पश्चिम पाकिस्तान के लोग थे, अर्थात पाकिस्तान के लोग थे, उन लोगों ने, वहां की सेना ने शुरू कर दिया। भारत को समस्या से जूझने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और भारत को बांग्लादेश की मांग पर इस समस्या में हस्तक्षेप करना पड़ा। एक सीमा होती है किसी भी चीज की, है ना, जब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती है तो फिर महाभारत होता है। वही बात हो गया, इतना शरणार्थी को रखना, ऊपर से बांग्लादेश बार बार मदद मांग रहा है। किससे, भारत से। जो आपका पूर्वी बंगाल है या पूर्वी पाकिस्तान कहिए, ये भारत से जो है मदद मांगना शुरू किया, और बार बार भारत को युद्ध के लिए प्रेरित किया कि हमको बचाओ, हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ दंगा चल रहा है। इस तरह की बातें जो है भारत से कही, और उसमें जो है हस्तक्षेप करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। अब भारत भी क्या करेगा बेचारा, यह भी जो है मदद करने के लिए अपने बगल पड़ोसी देश का चला गया, क्योंकि इतना शरणार्थी घुस रहा है। हमने सुना है कि जो इन्होंने जो है यूएस में भी ये बात रखी कि यूएसए में जो आपका संघ है उसमें भी कहा गया कि बहुत ज़्यादा शरणार्थी आ रहा है, क्या करें। तो लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, और लास्ट में जो इंदिरा गांधी ने युद्ध ठान ली, और जो है प्रधानमंत्री ने 1971 में युद्ध का ऐलान कर दिया। उसमें एक बंगाल की तरफ से एक सेना बनाई गई जिसको मुक्ति वाहिनी सेना का ये कही जाती है। उसी मुक्ति वाहिनी सेना का समर्थन भारत सरकार ने भी किया, अर्थात इंदिरा गांधी की सरकार ने भी उस मुक्ति वाहिनी सेना का समर्थन किया। मुक्ति वाहिनी सेना एक ऐसी सेना बनाई गई थी बंगाल में, जो बाकी जितनी सेना थी सब समर्थन दीजिए किसके अगेंस्ट में, तो जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान का जो शक्ति है उसके अगेंस्ट में। यहां बंगाल में और भारत में जितनी सेनाएं मिलकर के उसका समर्थन दिया, उसका नाम रख दिया मुक्ति वाहिनी सेना, जो बंगाल की सेना थी। बाद में इंडियन आर्मी ने भी उसका सहयोग कर दिया, है ना। तो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इस समय पाकिस्तान का जनरल याह्या खान राष्ट्रपति जो है, पूर्वी पाकिस्तान में शांति के लिए जनरल टिक्का खान को भेजा। किसको भेजा, याह्या खान ने जनरल टिक्का खान को। लेकिन इससे कोई खास असर, यह जो शांति के लिए भेजा, लेकिन यह कोई खास कामयाब नहीं हुआ, इससे कुछ शांति वांति नहीं हुई, है ना। जिम्मेदारी दी, लेकिन बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ, जिसके अधिकांश सदस्य बांग्लादेश के बौद्धिक वर्ग और छात्र सदस्य थे। जो आपका मुक्ति वाहिनी सेना था, इसमें मैक्सिमम क्या था, बुद्धि वर्ग के लोग थे, और छात्र भी इसमें सम्मिलित थे। उन्होंने भारतीय सेना की मदद से सूचना भेजी और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से पाकिस्तान से युद्ध किया, है ना। भारत की सेना के द्वारा जो है भारत में ये मैसेज दिया कि यहाँ जो है युद्ध कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए हमारे युद्ध में, नहीं तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, हम लोग मार दिए जाएंगे। तो ये बात जो है भारतीय सेना ने मदद किया और गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें कि दुश्मन देश को ये अंदाज नहीं चलता कि इसकी शक्ति कितनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपसे लड़ रहे हैं, एकाएक क्या होगा, आप अपने दोस्त को पहाड़ी के पीछे छिपा दिए हैं, हमको लगेगा आप अकेले हैं, हम युद्ध में उतर जाएंगे, और जैसे 10 कदम आगे बढ़ेंगे आपका मित्र पहाड़ी से निकल के हम पे हमला कर देगा। मतलब हमको इस तरह का कोई अंदाजा नहीं था कि आपके पास इतने लोग हैं। ये गुरिल्ला पद्धति होती है, मतलब एटेंडम जो है वार कर दिया जाता है, और चूंकि दुश्मन को पता भी नहीं रहता कि इतना ज़्यादा सैनिक था, इसके पास इतने लोग थे। ये गुरिल्ला नीति होती है। आपने इतिहास में बहुत सारा पार्ट 3 में जो है इसका चैप्टर है कि गुरिल्ला युद्ध जो है लड़ी जाती थी। लगेगा बहुत कम है, दौड़ रहा है, आपके साथ दौड़ रहा है, एकाएक उल्टा भाला मार देगा। यह सब जो है युद्ध कला थी, वही गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल जो है इसमें किया गया। अंततः 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 16 अगस्त है ना, सॉरी 16 दिसंबर होने चाहिए। 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को जो है इसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। किसने, जो पाकिस्तानी सैनिक था, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सेनाओं की संख्या कितनी थी, 93,000, 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान का था, उन्होंने क्या किया, भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें भारत के विभिन्न कैंपों में छुपाकर रखा गया, क्योंकि बांग्लादेशी इन पर बहुत क्रोधित थे। अभी 93,000 सेना भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण तो कर दिया, हार तो स्वीकार कर दिया, लेकिन बांग्लादेश अभी भी बांग्लादेश इस पर गुस्साया हुआ था। इसलिए इस 93,000 सैनिक को कैंपों में छुपाना पड़ा। अगर कैंपों में नहीं छुपाया था तो बांग्लादेशी क्या करते, इसका वध कर देते, अर्थात जो है इनको मौत के घाट
उतार देते, क्योंकि बांग्लादेशी जो थे वो बहुत ज़्यादा इससे क्रुद्ध था, क्योंकि इन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है बांग्लादेश में। अगर आप देखिएगा कि बंगाल अलग होते समय महिलाओं की स्थिति, पुरुषों की स्थिति इतना खतरनाक कर दिया था कि वो कहा नहीं जा सकता, इतना बुरा कंडीशन था। तो यह जो है इसलिए बांग्लादेशी इस पर नाराज थे, लेकिन भारत ने फिर भी इसको छुपा करके कैंपों में रखा और बाद में जो है इसको छोड़ दिया गया है ना। बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना और मुजीबुर रहमान यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने। इतना पर क्या हो गया, बांग्लादेश आज़ाद हुआ और शेख मुजीबुर रहमान जो आवामी लीग के पार्टी के जो सबसे बड़े मेंबर थे, वह जो है जिन्होंने चुनाव जीता था, वह क्या हुए, तो वह बंगाल के प्रथम राष्ट्रपति बने, है ना। प्रथम राष्ट्रपति कौन हो गए, तो बांग्लादेश या बंगाल का प्रथम राष्ट्रपति कौन हो गया बांग्लादेश का, तो वह हो गया आपका शेख मुजीबुर रहमान, है ना। शेख मुजीब उर रहमान यह जो है वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना। बांग्लादेश की राजधानी में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री देश का प्रशासनिक प्रधान। देखिए राष्ट्रपति जो होता है, देखिए बांग्लादेश की जो राजनीतिक है उसमें जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। और जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वहाँ के राजनीति में, है ना, प्रधानमंत्री जो होता है वह प्रशासनिक प्रमुख होता है। क्या होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। सब कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री जो होता है, चूंकि देश से जीते हुए जो सांसद होते हैं उन्हीं सांसदों के चुनाव से एक प्रधानमंत्री बनता है, और वह प्रधानमंत्री जो है प्रशासनिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। तो यह चीज़ जो है याद रखिएगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है, जानते ही हैं। बांग्लादेश के संसद को क्या बोलते हैं, तो बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। जय बंगाल जो है बांग्लादेश का जातीय स्लोगन है। कौन सा है, बांग्लादेश का जातीय स्लोगन क्या है, तो जय बंगाल। यह जय बांग्ला है ना, जय बांग्ला जो है यहाँ का जातीय स्लोगन है। ये स्लोगन जो है बांग्लादेश का है, जातीय स्लोगन है, याद रखिएगा। बांग्लादेश के संसद को क्या बोलते हैं, जातीय संसद बोलते हैं। आगे देखते हैं। 1995 में जो बांग्लादेश में था तख्ता पलट हो गया। कब, 1995 में, है ना, 1995। 1995 बांग्लादेश में एक छोटा पार्टी का राज्य था, जहां बहुत से सैन्य तख्ता पलट किए गए और राष्ट्रपति सरकार की स्थापना की गई। 1995 में क्या हो गई, यहाँ पर राष्ट्रपति सरकार की स्थापना हो गई, क्योंकि तख्ता पलट जो है यहाँ पर होते रहता था। 1991 में संसदीय गणराज्य को पुनर्स्थापित करने के बाद देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आई। 1991 में क्या हो गया, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आई और संसदीय गणराज्य जो है पुनर्स्थापित हुआ। लेकिन बांग्लादेश के सामने फिर भी गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सब आप जानते ही हैं, बांग्लादेश की स्थिति थोड़ा खराब थी, है ना। तो गरीबी हो गया, भ्रष्टाचार, है ना, गरीबी, भ्रष्टाचार, ध्रुवीकृत राजनीति, सुरक्षाकर्मी द्वारा मानव अधिकार का हनन, बढ़ती जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की चुनौतियां जो है बांग्लादेश के सामने रही। चूंकि वह स्थिति खराब था, इसलिए वहां पर गरीबी थी, भ्रष्टाचार था, ध्रुवीकृत राजनीति थी, मतलब कि ध्रुवीकृत मतलब अलग अलग जो है वो ध्रुवीकृत राजनीति थी। सुरक्षाकर्मी द्वारा मानव अधिकार का हनन, ये क्या था, सुरक्षाकर्मी द्वारा मानव अधिकार का हनन का मतलब हो गया जो सुरक्षाकर्मी है वही मानवीय अधिकार का हनन कर रहा है, जो मानव अधिकार नहीं उसका हनन कर रहा है सुरक्षाकर्मी। तो यह इन चीज़ों का सामना जो है बांग्लादेश को लंबे समय तक करना पड़ा था, है ना। मानव अधिकार का हनन, बढ़ती जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की चुनौतियां जो है बांग्लादेश के सामने थी। और 1990 में जो गरीबी बांग्लादेश में, है ना, 1990 की रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश में, है ना, कि जो गरीबी बांग्लादेश में 57% थी। कब, 1990 में अगर 57% थी तो यह 2014 में जो है घट के 25.6% हो गई। ये बहुत खुशी की बात है, 25.6% जो है यह घट करके हो गया। क्या चीज़, तो यह गरीबी दर कह रहा है ना, गरीबी दर जो है बंगाल की 1990 में 57% थी, तो 2014 में कितना हो गया, वह 25.6% हो गया। इसका मतलब ग्रोथ किया, 90 में 57% गरीबी था और 2014 में 25.5% लगभग गरीबी थी। तो यह जो है ना, रह गई, जो अच्छा आप कह सकते हैं एक तरह से अच्छा बांग्लादेश का रिपोर्ट के लिए बढ़िया चीज़ था कि उन्होंने अपने आप को बहुत बुरे कंडीशन से अच्छे कंडीशन में लाया। 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। कब, 26 मार्च 1971 को इसकी स्वाधीनता की घोषणा जो है आपका स्वतंत्रता घोषणा हो गई। और स्वतंत्रता दिवस जो ये लोग मनाते हैं 26 मार्च 1971 को मनाते हैं। बांग्ला दिवस अपना स्वाधीनता दिवस कब मनाता है, 26 मार्च 1971 को। जैसे हम लोग 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, उसी तरह ये लोग 26 मार्च 1971 को अपना स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। लेकिन एक दुख की बात यह हो गई कि जैसे जिस 15 अगस्त को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते हैं,
उसी दिन 15 अगस्त को इस बांग्लादेश में जो है शोक दिवस मनाया जाता है। और वह क्यों? क्योंकि आवामी लीग का जो उम्मीदवार शेख मुजीब उर रहमान थे, जो पाकिस्तान के जो बांग्लादेश के पिता भी कहे जाते हैं, जो कि आवामी लीग के नेता थे, उनको जो है 15 अगस्त के दिन ही गोली मार दी जाती है, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। इसलिए उस दिन को बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। और लेकिन हमारे यहाँ 15 अगस्त को ही हमारा देश आज़ाद हुआ, इसलिए हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। तो एक प्रश्न है कि ऐसे दो देश का नाम बताइए जहाँ एक ही दिन स्वाधीनता दिवस मनाई जाती है और वहाँ उसी दिन शोक दिवस मनाया जाता है। तो ये बांग्लादेश और भारत है। भारत में 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं और बांग्लादेश 15 अगस्त को शोक मनाता है, क्योंकि उसके नेता, जो प्रिय नेता थे, जिन्होंने बंगाल को अलग किया, बंगाल को बनाने में इसका योगदान, लहू खून पसीना एक रहा, वो थे शेख मुजीब उर रहमान। उनकी हत्या उस दिन की गई थी। चलिए, अब यहाँ तक तो आपने बांग्लादेश के इतिहास को देखा। अब हम इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ बांग्लादेश जिसको कह सकते हैं, वह है शेख मुजीब उर रहमान। शेख मुजीब उर रहमान। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा। बांग्लादेश का बात हो, बांग्लादेश का जिक्र हो और शेख मुजीबुर रहमान की बात नहीं हो, ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने उसके लिए जद्दोजहद करके लड़ा, उसको तो उसका मिलना ही चाहिए। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है, यह बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाते हैं, यह बांग्लादेश के महान नेता कहे जाते हैं, ये महान अगुवा कहा जाता है और प्रथम राष्ट्रपति भी यही हैं, है ना। प्रथम राष्ट्रपति भी कौन है? तो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान हैं, ठीक है ना। चलिए, फादर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जनक भी शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। वे बांग्लादेश के कृषक श्रमिक आवामी लीग के अध्यक्ष थे। आपने पढ़ा ही, आवामी लीग जिसको कि आप AL भी कहता है, इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? तो इस दल के अध्यक्ष थे शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए, है ना, बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई, है ना, पाकिस्तान के विरुद्ध सशक्त लड़ाई किया। उसके बाद क्या किया? बांग्लादेश को युद्ध मुक्त करवाया। वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान जो है राष्ट्रपति बने, बाद में जो है वो प्रधानमंत्री भी बने हैं। वो शेख मुजीब के नाम से भी जाने जाते थे, सिर्फ शेख मुजीब, यह जो इस नाम से भी ये जाने जाते थे, शेख मुजीब के नाम से। कहीं कहीं पर जो है इसको बंग बंधु की पदवी से भी सम्मानित किया गया है। किसे? बंग बंधु, यह पदवी भी इनको दिया गया है। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है मौलाना आज़ाद महाविद्यालय में, मौलाना आज़ाद महाविद्यालय में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और यह जो है आपका ढाका विश्वविद्यालय में भी पढ़े हुए हैं ना, ढाका विश्वविद्यालय में भी पढ़े हुए हैं। इनके 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 5, जिसमें से जो है आपका 2 बेटी थी और 3 बेटा था। तो एक है आपका जो बेटी थी वह शेख हसीना, इसका नाम आपने सुना होगा, ये बाद में जो है यहाँ की प्रधानमंत्री बनती है। शेख हसीना एक बच्चा हो गया। दूसरा था शेख रवीना, है ना, शेख रेहाना, ये दोनों बेटी थी। और शेख कमाल जो है, शेख कमाल यह पुत्र था इनका, शेख कमाल, चूँकि जब बता रहे हैं तो सब चीज़ ही बता देते हैं। और शेख जमाल जो है यह भी इनका पुत्र था। 3 पुत्र था इसको, शेख जमाल। और जो 5वां पुत्र था, तीसरा बेटा था शेख रासेल, यह जो है इनके पुत्र थे। किसके? ये 5 बच्चा था शेख मुजीबुर रहमान का। बांग्लादेश मुक्ति के 3 वर्ष के भीतर ही 15 अगस्त 1975 को, 15 अगस्त 1975 को, 1975 को सैनिक तख्तापलट के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। यही 15 अगस्त 1975 को जो है किसकी? शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। इनको गोली मार दिया गया, है ना, हत्या कर दी गई। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेश की सेना के युद्ध बागी अफसरों ने, है ना, बागी अफसरों ने हथियारबंद दस्ते ने ढाका स्थित राष्ट्रपति आवास पर, जहां राष्ट्रपति आवास पर ये रह रहे थे, वहीं पर आकर के हमला किया। राष्ट्रपति आवास पर पहुंचकर राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी, है ना। हमलावर टैंक वगैरह ले करके आए थे, चूंकि वह जो है पूर्ण प्राण करके आया ही तक शेख मुजीबुर रहमान को मार ही देना है, इसलिए वो टैंक वगैरह जो है लेकर आए थे। पहले लोगों ने उनके बेटे शेख कमाल को मारा। शेख कमाल, आप देखिए यहाँ पर जो पहला बेटा था शेख कमाल, सबसे पहले इन्हीं को गोली मारी गई। शेख कमाल मारा, उसके बाद जो है शेख मुजीबुर रहमान को मारा, और उसके बाद इसकी पत्नी को मारा, और बाकी दोनों बच्चों को मार दिया, और साथ में 20 लोग की भी हत्या की गई, है ना। ये बहुत दुखदाई हुआ उन लोगों के, है ना। मुजीबुर रहमान के 3 बेटे और उनकी पत्नी को बारी बारी से हत्या कर दी, एक एक करके सबको मार दिया। शेख कमाल, शेख जमाल और शेख रासेल, इस सबको मारा और इसकी पत्नी को भी मार दिया। हमले में कुल 20 लोग मारे गए, और प्रत्याशित हमले के से मुजीब परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य जो है बचा ही नहीं। इसमें जो है पुरुष सदस्य कोई
बचा ही नहीं, इसका जितना भी लोग था सबको मार दिया, है ना, कोई पुरुष सदस्य इसमें बचने नहीं दिया। उनकी ही बेटियां संयोग से बच गई, क्योंकि उनकी 2 बेटियां संयोग से बच गई, क्योंकि जिस समय ये हमला हुआ था उनकी दोनों बेटी, जो शेख हसीना है और जो शेख रेहाना है, ये यहाँ पर थी ही नहीं, ये जर्मनी गई थी। कहाँ थी? जर्मनी में। जब ये हमला हुआ, इसके माता पिता, इनके भाइयों को मार दिया गया, इन सबको मार दिया गया, तो उस समय जो है शेख हसीना और शेख रेहाना ये दोनों जर्मनी में थी, इसलिए वो जो है बच गई, है ना। शेख हसीना और शेख रेहाना ये जो है वहाँ पर बच गई। और जो है शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी बनी। आप जानते हैं शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी बनी। कहा जाता है इसके बाद जो है शेख हसीना जो है पिता की हत्या के बाद हिंदुस्तान में रहने लगी, और वहीं से उन्होंने बांग्लादेश के नए शासकों के खिलाफ जो है वह आपका आवामी लीग को जिंदा करना शुरू कर दिया, है ना, के खिलाफ अभियान चलाया। और 1981 में वो बांग्लादेश लौट आई। कब आई? 1981 में वह बांग्लादेश लौट आई। बीच में ये इंडिया में रही, और उसके बाद क्या हुआ, 1981 में बांग्लादेश लौट आई, और सर्वसम्मति से जो आवामी लीग था उसकी अध्यक्ष चुनी गई। किसकी? तो आवामी लीग की अध्यक्ष, जिसमें जिस दल के उसके पिताजी नेता थे, उसी की वो आवामी लीग की क्या हो गई? अध्यक्ष हो गई, है ना। ये 1981 में जब भारत से लौटी तब उसकी अध्यक्ष हो गई। 1996 में आवामी लीग सत्ता में लौटी, शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई। कब? तो 1996 में, 1996 में यह जो है यहाँ ये आवामी लीग सत्ता में आया, और ये क्या हो गई? बंगाल की प्रधानमंत्री बन गई, है ना, बंगाल की प्रधानमंत्री बन गई। फिर जो है आपका 2001 में आम चुनाव हुआ, और उसमें शेख हसीना का जो आवामी लीग था वो हार गया। कब? 2001 में ये हार गई। आवामी लीग मतलब हार गया, जबकि 1996 में प्रधानमंत्री बनी, 2001 के चुनाव में हार गई। और इसके साथ ही जो है धार्मिक पार्टी से जो आपका धार्मिक दलों के समर्थन ने, चूँकि इसको यहाँ से हराने में जो है ज़्यादा हाथ जो है धार्मिक दलों का रहा, क्योंकि उन्होंने जो है एक सब उसका समर्थन कर दिया, और ये क्या हो गई वहाँ पे चुनाव आपका 2001 की हार गई। इसके साथ जो है जातीय पार्टी से आई, और बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। बेगम खालिदा जिया जो है प्रधानमंत्री बनी। बेगम खालिदा जिया जो इसके अगेंस्ट में लड़ रही थी, वह 2001 में चुनाव जीत गई, ठीक है ना, प्रधानमंत्री बनी। 2008 में फिर जो है ये भारी बहुमत से जीतती है। 2008 में याद रखिएगा, शेख हसीना जो है यह 2008 में भी जो है एक बार और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती है, अर्थात ये चुनाव जीत जाती है। तो एक बार देखिए, एक बार जो है 1996 में प्रधानमंत्री बनी, फिर 2001 में हार गई, और फिर 2008 में प्रधानमंत्री बनी। तो ये 2 बार आप देखिए, कम से कम 2 बार, एक तो एक पंचवर्षीय तो आपका यहाँ 1996 में हो गया, 2001 में हार गई, और फिर 2008 में यह उसी आवामी लीग से लड़ी, जो उसका पिताजी का पार्टी था, उसी से वह जो है जीत हासिल कर गई, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बांग्लादेश से ले रहे हैं। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं बांग्लादेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, या कुछ भौगोलिक क्षेत्र भी हो सकता है इसमें। तो जो बांग्लादेश है, जो आपका अभी बांग्लादेश है, या जिसको हम पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है, ये मैप पे बहुत दूर दिखता है। ये यहाँ ये पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश है, बीच में इतना जो है भारत का पार्ट है। तो ये दूरी कितनी है? दोनों बहुत दूर दूर हैं। तो ये दूरी जो है याद रखिएगा 1600 किलोमीटर। कितनी है? तो 1600 किलोमीटर की दूरी थी। किसमें? जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था और जो पश्चिमी पाकिस्तान, अर्थात जो आज बांग्लादेश है और जो आज पाकिस्तान है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी है। और दोनों देश के जो लोग हैं, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, दोनों एक ही धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म ही दोनों का है। लेकिन अंतर क्या है? जाति और भाषागत, है ना, जाति और भाषा का अंतर है, जाति और भाषागत अंतर है। एक बात बताइए, क्या फर्क पड़ता है जब दोनों का धर्म एक है फिर भी आपस में मार कर रहे हैं? आपको लगता है कि जब दो आदमी, सामान्य आदमी ये समझता है कि 2 धर्मों के लोग एक देश में हैं इसलिए दंगा फसाद होता है, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, लेकिन इसमें तो भाई दोनों का दोनों मुसलमान है। अब जाति का अंतर है, भाषा का अंतर है, इस तरह का अंतर तो स्वाभाविक है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो है क्रोमोलॉजी है, इसको समझना चाहिए आदमी को, है ना, क्रोनोलॉजी को बूझना चाहिए इसको, कि जो नफरत है हमारे अंदर वह धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी धर्म का हो उससे नफरत नहीं होती। नफरत जो है वह सोच में होता है ना। अगर आप दूसरे धर्म का लोग भी है उससे मैत्री रखिए तो कभी नफरत का बात नहीं है, लेकिन आप उसके प्रति गलत आस्था रखते हैं और आप उसको गलत दृष्टि से देखते हैं, ये नफरत है। अब पाकिस्तान की जाति भी आप समझिए कि मुस्लिम है, और जो बांग्लादेश है इसकी भी धर्म मुस्लिम ही है,
फिर अगर मुस्लिम ही अच्छा है तो फिर क्यों लड़ाई हो, नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जातिगत लड़ाई हुई, फिर भाषागत के लिए लड़ाई हुआ। इसका मतलब है ये कोई धर्म से या कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आदमी की सोच ही ऐसी होती है ना, उसका सोच ही ऐसा होता है। ये चीज़ें जो है आदमी को ज़्यादा ये करती है। साथ ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो है विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देशों, भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया है ना, दोनों के राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। रविन्द्रनाथ टैगोर ही एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिसकी रचना दो देशों का अलग अलग जो है राष्ट्रगान बनता है। अमार सोनार बंगला है ना, मेरा सोने का बंगला, यह जो है यह एक कविता है रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और अपने देश का भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, यह भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही वो गौरव प्राप्त है कि उसकी जो रचना है वह किसी दो अलग अलग देशों का वह राष्ट्रगान बन गया। तो ये बहुत बड़ी बात है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की, है ना। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपको मालूम ही है, और जो अपने देश का, तो चूंकि उनकी कविता अमार सोनार बंगला, जिसका अर्थ होता है हमारा सोने का बंगला, बंगला है ना, अमार सोनार बांग्ला, यह जो है इसका बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। और अपना तो जो जन गण मन अधिनायक जो है, तो यह जो है भारत का बन गया। दोनों ही के रचनाकार कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, है ना। चलिए, बांग्लादेश का अधिकतर हिस्सा जो है समुद्र की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर स्थित है। आप जानते हैं ये बांग्लादेश है और पहला जो है यहाँ बांग्लादेश ही है, तो ये बहुत कम ऊंचाई पर स्थित है। बांग्लादेश का अधिकतर हिस्सा समुद्र की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, ये बात सही है। भगवान सब दरवाज़ा बंद करता है तो एक एक जरूर खोल देता है। ये बात सही है कि यहाँ पर जो है अकाल और जो है, चूँकि अकाल वगैरह की समस्या यहाँ पर आती रहती है, बांग्लादेश में तूफान वगैरह समस्या आती रहती है, लेकिन फिर भी एक खासियत दिया है कि वहाँ मिट्टी बहुत उपजाऊ है ना। कोई भी चीज़ उपजाऊ बहुत अच्छी मिट्टी है ना। तो बाढ़ और अकाल से यह हमेशा प्रभावित होती रहती है। बांग्लादेश में अपने मूल भाषा के रूप में 98% से अधिक, है ना, 98% से अधिक जो है बंगाली भाषा बोली जाती है। यहाँ पर जो भाषा है वो क्या है, बंगाली भाषा है, और ये इसकी क्या है, आधिकारिक भाषा है ना। जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है, किसकी, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है, बंगाली है। और 90% से अधिक लोग जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो बंगाली ही बोलते हैं। और जलवायु जो है इसकी उष्णकटिबंधीय है, किसकी, तो बांग्लादेश की जो जलवायु है ये क्या है, उष्णकटिबंधीय, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय जो है इसकी जलवायु है बांग्लादेश की। अक्टूबर टू मार्च यहाँ पर जाड़े का मौसम होता है, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च जो है यहाँ जाड़ा का मौसम है। ये बात जानते थे आप, यहाँ जाड़े का मौसम होता है। और जो आपका मार्च से जून है ये उमस भरी गर्मी होती है। मार्च टू जून, इसमें क्या होता है, उमस भरी गर्मी, बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी जो है इस समय होती है। यह भी याद रखिएगा, बांग्लादेश के संदर्भ में अक्टूबर से मार्च तक यहाँ जाड़ा का मौसम होता है बांग्लादेश में, और मार्च से जून तक जो है, ये जून लिखे हैं, मार्च से जून तक जो है उमस भरी गर्मी होती है। ढाका यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ये जो ढाका हमने दिखाया बड़ा सा, ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। कहाँ का, तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ढाका, जो बांग्लादेश की खुद राजधानी भी है। बांग्लादेश सार्क का भी सदस्य है, बांग्लादेश सार्क का, और जो बिम्स्टेक है ना, बिम्स्टेक, सार्क और बिम्स्टेक का ये प्रतिष्ठित सदस्य है ना। कौन, बांग्लादेश प्रतिष्ठित सदस्य है, याद रखिएगा। ये OIC का भी सदस्य है, बांग्लादेश OIC का सदस्य भी है, D8 का भी सदस्य है, और यह G77 का भी सदस्य है, G77 का भी सदस्य है। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, ये इसका भी सदस्य है। और नेचुरल गैस ऑफ लाइमस्टोन, इसका भी सदस्य है, नेचुरल गैस ऑफ लाइमस्टोन, यह इसका भी सदस्य है, याद रखिएगा। तो ये सारा चीज़ जो है बांग्लादेश संबंधित है। ये सार्क के सदस्य हैं, और ये बिम्स्टेक, सार्क और बिम्स्टेक के ये प्रतिष्ठित सदस्य हैं, OIC के सदस्य हैं, D8 का सदस्य है यह देश, G77 का सदस्य है यह देश, WTO का सदस्य है, और नेचुरल गैस ऑफ लाइमस्टोन, इसका भी सदस्य है बांग्लादेश। चावल, जूट और चाय की खेती यहाँ पर होती है, किसकी, चावल की, जूट की और चाय की खेती यहाँ पर होती है। ऐतिहासिक रूप से जो है यह मलमल और रेशम के लिए प्रसिद्ध है ना, मलमल और रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन, बांग्लादेश, याद रखिएगा, मलमल और रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। आधुनिक जो बांग्ला है यह देश दुनिया के
प्रमुख टेक्सटाइल उत्पादक देशों में से एक है। याद रखिएगा, टेक्सटाइल उत्पादक देशों में एक स्थान पर है। टेक्सटाइल उत्पादक देशों में प्रथम स्थान। टेक्सटाइल उत्पादक देशों में बांग्लादेश जो है यह प्रथम स्थान पर है। बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है। किसमें? तो टेक्सटाइल उत्पादक देशों में। आधुनिक बंगाल जो है, बांग्लादेश जो है दुनिया के प्रमुख टेक्सटाइल उत्पादक देशों में एक है ना, देशों में एक है। मतलब क्या, जो आधुनिक दुनिया में प्रमुख टेक्सटाइल उत्पादक देश है उसमें से एक देश जो है वह बांग्लादेश है। टेक्सटाइल उत्पादक देशों में बांग्लादेश नहीं, प्रथम स्थान नहीं लिखना होगा। टेक्सटाइल उत्पादक देशों में बांग्लादेश भी एक देश है ना। मतलब क्या, बांग्लादेश भी शामिल है, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब दुनिया में जितना भी प्रमुख टेक्सटाइल उत्पादक देश है उस टेक्सटाइल उत्पादक देश में बांग्लादेश जो है यह भी एक शामिल है। मतलब कि यहाँ भी टेक्सटाइल का उत्पादन अच्छे मात्रा में होता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो मित्र, आज जो है हम लोगों ने पूरा बंगाल के इतिहास को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब नहीं पता हम इसमें कहाँ तक सक्षम हो पाए, लेकिन हमने प्रयास किया कि आपको सब वो चीज़, हर चीज़ बता दिया जाए जो बांग्लादेश से संबंधित है ना। और किसी भी चीज़ को छुपाने का प्रयास हमने नहीं किया, कहीं डंडी मारने का प्रयास नहीं किया। जो चीज़ें हम जानते थे, जिस चीज़ों को हमने नोट किया, हमने कंटेंट बनाई और वो आपके सामने रखा। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।